नमस्कार। सुबह कल सुबह बाजौर एजेंसी में हुआ एक हमला, आईईडी अटैक था और इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं 6 पुलिस वाले मारे गए, पाकिस्तानी पुलिस वाले, और कुछ लोग बोल रहे हैं 12, कहीं 6 से 12 के बीच में फिगर है। पुलिस या पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियरली बता नहीं रही। आईईडी अटैक्स लगभग डेली हो रहे हैं और ये एक पोलियो के मिशन पे हुई थी। पाकिस्तान वर्ल्ड का इकलौता कंट्री है जहां पे पोलियो आज भी जिंदा है, वरना पूरी वर्ल्ड से खत्म हो चुका। और इसी कंट्री ने पोलियो अफ्रीका को दोबारा एक्सपोर्ट किया। बदनामी भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करे, अपनी ही बनाए हुए ट्रैप में फंस चुके हैं। जो इंडियन मुस्लिम को सिखाया था कि पोलियो आपके लिए ठीक नहीं है, वो पाकिस्तानी मुस्लिम ने सीख लिया। और उस एरिया में जहां बाजौर या खैबर पख्तूनख्वा, जहां पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई दखलंदाजी भी खास नहीं है। एक ऐसे टाइम पे यह हमला हुआ जब मौलाना फजलुर रहमान गए हैं टीटीपी से, छोड़िए तालिबान से, बातचीत करने कि पीस कैसे आए या सीज फायर कैसे हो। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हरिमोहन जी। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। हरिमोहन जी, ये बात करते हैं पीस की, वहां से हमले होते जा रहे हैं और अपने ही आदमी मार रहे हैं। पाकिस्तान इतनी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है, क्या बोलेंगे? भैया, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे आज दोबारा मौका दिया अपने चैनल के ऊपर। एक्चुअली इसकी मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक एग्जांपल से। हमारी गली में एक अंकल होते थे, नाम तो खैर मैं क्या बताऊं, अंकल थे। उनकी एक आदत थी, वो हमेशा अपने बेटों को खासकर ये समझाते थे, बेटा किसी से दब के नहीं आना, कोई एक मारे तो तुम चार मार के आना, मार दो, फोड़ दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो। लड़कों ने बचपन से ऐसा ही किया। हमारी क्लास में होता था उनका एक लड़का, लड़ता झगड़ता रहता था। ओके, एक टाइम ऐसा आया बड़े होने के बाद कि वो लड़के अपने बाप को ही पीटने लग गए। पहले तो वो आपस में लड़े, फिर अपने बाप को पीटने लग गए और नशेड़ी बन गए, गांजा फूकने लग गए, अय्याशियां करने लग गए, प्रॉपर्टी बेचने लग गए। एक बार ऐसा भी आया जब प्रॉपर्टी के नाम पर एक दूसरे को चाकू तक मार दिए। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। मेन मामला है शिक्षा का। शिक्षा में क्या सिखाया? उस आदमी ने भी अपने बच्चों को सिखाया नफरत, पाकिस्तान ने भी अपने देश के लोगों को सिखाई नफरत। बना ही नफरत की बुनियाद पर था और लगातार इन्होंने नफरत सिखाई। बस फर्क इतना था कि हिंदू काफिर है, उससे नफरत करो। कश्मीर में गजवाए हिंद करना है, उसमें नफरत करो। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाना है, उनसे नफरत करो। यहूदियों से बचना है तो उनसे नफरत करो। और मजे की बात ये द्वंद्व देखिए, या यूं कहें कि दोगलापन देखिए। नफरत के नाम पर क्रिश्चियनिटी से नफरत है, अमेरिका से नफरत है, लेकिन डॉलर भी अमेरिका से चाहिए। कम्युनिस्टों से नफरत है, लेकिन पैसा अमेरिका चाइना से भी चाहिए। तो साहब, ये नफरत उन्होंने पहले तो एक्सपोर्ट करी। नफरत जब एक्सपोर्ट करी तो भारत में करी, भारत ने झेल लिया। ये एक्सपोर्ट यूरोप में भी हुई है। ये जब एक्सपोर्ट यूरोप में हुई तो यूरोप के अंदर हालात हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों को दुबई जैसे देश, जिनकी फोटो मैंने मोहम्मद बिन जायद की पीछे भी लगा रखी है, दुबई जैसे देशों ने भी एक बार में अगर 950 पाकिस्तानियों को लात मार के भगा देता है, वहां के डॉक्टर्स को, वहां के इंजीनियर्स को, वहां के लेबर को भगा देता है और साफ कहता है कि तुम यहां रहने लायक नहीं हो, तो असलियत में वो जो नफरत सिखाई और नफरत ने इनको निकम्मा बना दिया, उसी का आउटकम है भैया। अब उसका दूसरा लेवल, दूसरा तहरीके तालिबान पाकिस्तान हुआ, चाहे पाकिस्तान हो, तालिबान हुआ, इन दोनों को खड़ा किसने किया? मैंने, आपने, या मेरे देश में किसी बंदे ने तो खड़ा नहीं किया। यहां तक कि बहुत सारी बार जब हमारे यहां सुसाइड अटैक्स होते थे, जब हमारे देश के ऊपर हमला होता था, तो क्या हमारे देश में ये मांग हमेशा उठती थी कि हमें भी ऐसे सुसाइड अटैकर्स और आतंकवादी तैयार करके पाकिस्तान भेजने चाहिए? मुझे याद है बाल ठाकरे के मामले में वो कहते थे कि मैं भी आत्मघाती दस्ते बनाऊंगा और पाकिस्तान में बम उड़वाऊंगा। लेकिन हमने अभी से कभी ऐसा किया नहीं, क्योंकि जब शांति से, गुस्से में दिए गए बयान को जब शांति से बैठ के देखा तो एक ही चीज समझ में आई, जहरीले सांप पालेंगे तो वो हमें ही काटेंगे। और जहरीले सांप से हम कभी भी दोस्ती नहीं कर सकते, जहरीले सांप को कभी अपना बना नहीं सकते। मैं एक छोटा सा वो क्लिप देख रहा था कि एक लड़की को न जाने कैसे अजगर पालने का शौक पर चढ़ गया और जंगल से वो अजगर का बच्चा पकड़ के भी ले आई और उसके बाद खेलती कूदती जो भी था पाला। पालने के बाद
लड़की ने देखा कि जब वो इसकी एक लेंथ हो गई तो उसके बाद एकदम से वो लड़का, वो जो अजगर था, वो अपनी हाइट को बिल्कुल सीधा कर रहा है बार बार। अब वो सीधा होके देख रहा है, तो उसकी केयर करने के लिए वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से पूछती है कि मैं तो इसे इतना प्यार करती हूं, ये भी मुझे प्यार करता है, लेकिन अब समस्या ये है कि ये एकदम से मिसबिहेव कर रहा है और ज्यादा अपने आप को सीधा कर करके देख रहा है। भैया वो सीधा करके इसलिए देख रहा था, डॉक्टर ने कहा इसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि अब ये अपनी हाइट आपकी हाइट से नाप रहा है। जिस दिन इसे लगा कि ये आपको पूरे को निगल लेगा, एग्जैक्टली उस दिन ये आपको निगल जाएगा और कोई रिश्तेदारी नहीं है, सब फटाफट इसे छोड़ दो। वही अजगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हुआ, चाहे तालिबान हुआ, जिससे मौलाना फजलुर रहमान बातचीत करने जा रहे हैं, जब आपने अभी क्लिप दिखाई। सवाल यह है कि पहले तो इसी जैसे मौलानाओं ने उनको नफरत सिखाई कि इससे नफरत, उससे नफरत, गजवाए हिंद करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। जब सारी चीजें हो गई तो लास्ट में जाके अब वही नफरत उनको, अब भाई इंडिया ने तो नफरत को वो जो साइकोपैथ पैदा कर रखे थे, आतंकवादी पैदा कर रखे थे, उसके नाम पे हमने बॉर्डर बना लिया। अब हमने अगर बॉर्डर बना लिया तो ऑब्वियस सी बात है वो करेंगे क्या। और रही सही कसर, हमने उनको घर में घुस के मारना शुरू किया तो मजबूरी में से ही पाकिस्तान ने अपने उन सारे के सारे आतंकवादियों को अपने बॉर्डर के और 200-300 किलोमीटर पीछे बुलाना शुरू कर दिया। अब समस्या यही तो है कि वो इंडिया में घुस नहीं पा रहे। और भैया जहर को है ना, सांप को डसने के लिए कोई चाहिए, जहर को कोई ना कोई बंदा चाहिए जिसपे वो असर दिखा सके, और जिस दिन उसे वो बंदा मिल जाता है वो उसका असर दिखाता है। अब कोई ना कोई बंदा चाहिए, वो इंडिया तो है नहीं, वो तालिबान हो सकता है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो सकता है। अब अल्टीमेटली हैं दोनों एक ही मां की पैदाइश ना, और वो एक मां कौन है? वो पाकिस्तान के मौलाना है, जिन्होंने उनको नफरत की घुट्टी पिलाई, उनको जिहाद का पाठ पढ़ाया और ज्यादा से ज्यादा लेवल पर जिहाद से करना सिखाया। ओके, अब ज्यादा से ज्यादा लेवल पर जिहाद करना सिखा दिया तुमने, तो भाई ऑब्वियस सी बात है तुम उनसे शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हो। अब दो चीजें हैं, एक चीज है तालिबान, मौलाना फजलुर रहमान तालिबान से बात करने गए हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल भैया, तालिबान से बात अब वो तालिबान से बात करने अफगानिस्तान में गए हैं, तो पहली बात हमें अब पाकिस्तान को ये सोचनी चाहिए कि उन्हें तालिबान से बात करनी ही क्यों पड़ रही है। देखिए, तालिबान से बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि दोनों तो माइंडसेट तो एक ही है ना, वो गजवा क्या नाम है, शरिया लॉ लागू करने वाले। अब इन्हें तालिबान से जो बात करनी पड़ रही है, तालिबान से बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि याद कीजिए 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफगानिस्तान और काबुल पर कब्जा किया था, एग्जैक्टली उसके 2-4 दिन बाद फैज हमीद चाय का कप लेके वहां खड़े हुए होते हुए नजर आते हैं और ऐसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि आजादी की जंजीरें तोड़ दी हैं और अब अफगानिस्तान आजाद हो गया है। अब भाई साहब आजाद हो गया तो अब पाकिस्तान और जो जिसे कहते हैं मदर आइडिया पाकिस्तान ही तो है। तो सवाल यह है, पेट्रोनाइज किसने प्रोवाइड किया, संरक्षण किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया। तो वो पाकिस्तान को ही क्यों खा रहे हैं? असलियत में भैया वो पाकिस्तान को इसलिए खा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान असलियत में उनके आइडिया को समझ ही नहीं पाया। वो अमेरिका से तब तक लड़ रहे थे जब तक अमेरिका वहां था। जिस मोमेंट पर, जिस सेकंड पर अमेरिका वहां से निकला, उन्हें कोई ना कोई दुश्मन चाहिए था और वो दुश्मन मिल गया पाकिस्तान। और बेसिक एक आइडिया उन्हें चाहिए था और वो बेसिक आइडिया था डूरेंट लाइन, जिसमें 100 साल का एक एग्रीमेंट। भाई अब मुझे ये देखिए, वो नफरत तो चलो ठीक है, अब वो शरिया लॉ भी ठीक है, डेमोक्रेसी को आउटवर्डली रिजेक्ट करना ठीक है, ओके, सब चीजें मान ली गई। लेकिन मुझे ये बताइए, डूरेंट लाइन तो इमोशनल इशू है किसी भी पठान के लिए, और वो जो डूरेंट लाइन है जो 100 साल के लिए मान ली गई थी 1896 से 1996 के आसपास, 100 साल के लिए जब वो डूरेंट लाइन मान ली गई थी और 100 साल बाद उस पर रीनेगोशिएट करना था, तो पाकिस्तान को इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि एक कंट्री जिसके साथ डूरेंट लाइन का इशू तुम्हारा है और उसके दोनों तरफ उनकी जाति और उनके कबीले के लोग रहते हैं जो फायर्स कम्युनिटी के हैं। तो दोस्तों अब यहां मामला यही आया कि तालिबान पहुंचे आप लोग। अब वो तालिबान पहुंचे हैं और एकदम से खबर आई कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाली, अच्छा यहां पोलियो ड्रॉप से पता नहीं क्या इनको नफरत है। पोलियो ड्रॉप्स, पहली बात देखो, ये होता है अनसाइंटिफिक माइंड। अनसाइंटिफिक माइंड का मतलब यह है कि इसका साइंस से
लॉजिक से, रीजन से कोई लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ एक चीज से लेना देना है कि मेरे क्राइटेरिया पर क्या चीज फिट है। अब क्राइटेरिया जो रखा हुआ है वो भी साइंटिफिक नहीं है, वो भी अगर वो शरिया पर हो तो भी मान लिया जाए। भाई दुनिया में इजिप्ट से लेकर, टर्की से लेकर, लेबनान से लेकर, मोरक्को से लेकर सीरिया, इराक तक दुनिया में जितने सारे मुस्लिम देश हैं सब में से पोलियो खत्म हो गया। अकेले पाकिस्तान में से पोलियो क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े ढोंगी मुसलमान हैं। दुनिया में बाकी सारे मुसलमान बहुत शुद्ध हैं, लेकिन यहां ये जो है ना इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाले, ये जितने ज्यादा ढोंग करते हैं मुसलमान होने का। वरना एक बात आओ, मोहम्मद बिन जायद साहब की फोटो मेरे पीछे लगी हुई है, आप लगा के देख सकते हैं। भैया इनके देश में पोलियो नहीं है, इजिप्ट में पोलियो नहीं है और दूसरे में नहीं है, क्योंकि इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझा, उसे माना और आज के टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया। पाकिस्तान ने आज के टाइम के अकॉर्डिंग तो छोड़ो, ये असलियत में किसी चीज को समझ ही नहीं पाए। ना तो इन जाहिलों ने इस्लाम को समझा, ना ही इन जाहिलों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझा। इनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चोरी से, इनके लिए धर्म है कॉपी करना। अब कॉपी के अंदर भी या तो प्रॉपर ये अरब बन जाए या फिर प्रॉपर ये टर्क बन जाए, कुछ तो बने। असलियत में कुछ बने ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगी बन के रह गए। इस्लाम के नाम पर हर चीज को करने का ढोंग करते हैं, लेकिन सच में इस्लाम है या नहीं है ये लोग इसको चीज को जानते ही नहीं है। और रही सही कसर इनके जो मौलाना है, ये मौलाना इनको और ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। अब यही चीज, यही रीजन है कि पहले तो इन्होंने, और मजे की बात ये, इन्होंने जो स्लोगन दिया था ना, वही वाली बात के जहर पिलाने वाली बात, स्लोगन दिया था वो इंडिया के पोलियो प्रोग्राम के अगेंस्ट दिया था। इनके दिमाग में बात आई थी कि इंडिया के मुसलमानों को और इंडिया के, खासकर इंडिया के मुसलमानों को भड़का के पोलियो ड्रॉप्स के अगेंस्ट मोटिवेट करके और पोलियो ड्रॉप्स ना पिलाया जाए, जिससे इंडिया से पोलियो खत्म ना हो। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का इंडिया ने तो पोलियो ड्रॉप्स पिला पिला के पोलियो खत्म कर दिया, पाकिस्तान में रह गया। वो शिक्षा, जो गलत शिक्षा इंडिया को दी थी, वो इंडिया वालों ने तो नहीं सीखी। यहां वाले तो समझदार निकले और कुछ सरकार जिद्दी निकली। पाकिस्तान वालों ने वो शिक्षा ली और आज यही जो लोग उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाने जाते हैं तो उनको उड़ा देते हैं। ये जो 6 मरे हैं ये इसीलिए तो मरे हैं, आइडिया। अब इसका एक मैसेज और है, एक मैसेज और है कि तुम जितना मर्जी सीज फायर कर लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। करते रहो सीज फायर, हु केयर्स। अब सीज फायर भी आप किससे करोगे? सीज फायर तो उससे करोगे ना जब दो बराबर के लोगों के ऊपर के बीच में लड़ाई हो रही हो। सीज फायर उससे करोगे ना जो कि आपकी एग्जिस्टेंस को मानता हो। उससे क्या सीज फायर करोगे जो आपकी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता हो? ये बिल्कुल ऐसा ही है। पुराने टाइम के जो इस्लामिक रूलर्स आते थे वो इंडिया में या भारत में हिंदू राजाओं के साथ कोई सीज फायर नहीं करते थे। वो टैक्टिकल रिट्रीट या टैक्टिकल ट्रीटी करते थे ताकि वो अपनी पावर को दोबारा एस्टेब्लिश करें, क्योंकि वॉर आइडियोलॉजिकल था। अब वही वाला वॉर जो है आइडियोलॉजिकल फॉर्म में तालिबान के साथ और तहरीक तालिबान के साथ पाकिस्तान का है। और वही आइडियोलॉजी ये है कि शरिया लॉ को यहां पर लागू करके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। और उस शरिया लॉ के चक्कर में पाकिस्तान जो दोगलापन में अपने आप को महारत, मतलब दोगलेपन में महारत हासिल कर चुका है, फिजा खान टाइप की वो जो पत्रकार वगैरह हैं जो अपने टीवी पे तो शोर मचा रही होती हैं ऐसे वैसे और तालिबान को तारीफें कर रही होती हैं, लेकिन जब रियलिटी में तालिबान रूल आता है तो इन्हीं फिजा खान जैसी लेडीज को या एंकर्स को पर्दे के अंदर लपेट लपेट के फेंक देता है कि बाहर निकली तो गर्दन सर तन से जुदा हो जाएगी। तो ये जो दोगलापन है ना भैया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पाकिस्तान में असलियत में दोगलापन ही परेशान कर रहा है। और चाहे मौलाना फजलुर रहमान जाए, चाहे इनका मिलिट्री आर्मी चीफ जाए, कोई भी जाए, ट्रूस नहीं हो सकता। अच्छा एक बात हो, तालिबान को रूल इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया, उसके बाद आप वहां जाके चाय भी पी आए, अपनी सरकार भी इस्टेब्लिश कर ली। अब डूरन लाइन का सॉल्यूशन बता दो भाई उनको, बुला तो लिया। अब यहीं पर अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो पॉसिबली कुछ और लेवल होता, लेकिन अब डूरन लाइन को तुम कैसे रिजॉल्व करोगे? अच्छा मजे की बात ये, अब मुझे नहीं पता यहां भारत सरकार है या नहीं है, मैं मानता भी नहीं भारत सरकार होगी। इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर तालिबान ने काम किया कि सारी अफीम की खेती जला दी।
अब अफीम की खेती जला दी तो एक बात था, वो पैसा कहां से आएगा, पूर्ति कहां से होगी, वो बात की बात है। इंडिया ने अपने बजट के अंदर भी मेरे ख्याल से 200 करोड़ रुपए या डॉलर जो हैं 200 कुछ ऐसे डॉलर। खेती जला दी अफीम की। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो आईएसआई जो ड्रोन से ड्रग्स फेंकती थी, अब क्या ग्लूकोज फेंकेगी? मैं उसी पे आ रहा मैं उसी पे आ रहा था कि तालिबान ने क्या किया, ड्रोन के से वो खेती जला दी। असलियत में पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई ये भी तो है ना एक बड़ा कारण, कि उसने उठा के अपने अफीम के खेत जला दिए, अब दुनिया के दबाव में जला दिए। अब बहुत सारे लोग अंदर खाते जाके उनसे बात भी करके आए होंगे, और बात करके आए तो उसके बाद बात करने के बाद बहुत तरीके के साथ उनको पैसे वैसे भी दे दिए कि भैया जितनी तुम अफीम से पैसा कमाते हो हमसे ले लो, चलो 5 गुना ले लो, लेकिन ये अफीम बंद करो। अब असलियत में अफीम की खेती जली और दिल जले पाकिस्तानी आर्मी के। और सोचकर देखिए, उसी जब हमारे पास खबर आती है अफीम की खेती जलने की, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान से खबर आ जाती है अक्टूबर के अंदर कि 31 अक्टूबर तक सारे के सारे अफगानी बाहर निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अब आप लॉजिक सोचकर तो देखो, अब 17 लाख अफगानियों को तुम एक रात में बाहर निकालोगे तो काहे का मौलाना फजलुर रहमान भैया, 17 लाख अफगानियों को तुम बाहर निकालने की बात कर रहे हो और उसके बाद कह रहे हो मौलाना फजलुर रहमान जा रहे हैं। भैया 17 लाख बड़ी संख्या है, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हुआ, और पाकिस्तान की इतनी औकात है नहीं कि उन 17 लाख को झेल जाए, मतलब उन अफगानिस्तान को इतने बड़े लेवल के रिफ्यूजीज के लिए कुछ वो पैसा दे दे। और पहली बात भैया 50-50 साल वो लोग यहां रह चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके उन्होंने जो कमाया उनकी सारी कमाई छीन के उनको सिर्फ कह रहे हो 50,000 पाकिस्तानी रुपए लेके जा सकते हो आप बस। मतलब ये चीज जरा सी बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही। और रही बात, मुझे एक बात बता दीजिए, हमारे मोदी जी का एक पुराना बयान है कि हमें ये समझ में ही नहीं आता हम किससे बात करें पाकिस्तान के मामले में, आर्मी से, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से या किससे। और वही चीज ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को भेजा गया है, आर्मी कहां है? ये बात तो आर्मी को करनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर तो आर्मी के पास है ये वाली। तो भैया मेरा शॉर्ट में कहने का मतलब यही है कि असलियत में ये सारा जो ड्रामा है ये इन्होंने बबूल के पेड़ बो रखे थे, उसमें आम की हम उम्मीद कर नहीं सकते। अब पाकिस्तानी आर्मी चिड़ी हुई है, हाथ बंधे हुए हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा कहां से क्या करे। बस उसे एक बात समझ में आ रही है कि भाई इस टाइम पर कुछ भी करके तालिबान से दोबारा से अफीम उगवा लो, और या फिर और एक दूसरा एस्पेक्ट, पाकिस्तान की आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं, डेली मारे जा रहे हैं। ये टीटीपी से सीज फायर कैसे कर सकते हैं जब ये चीख चीख के बोलते हैं कि टीटीपी जो है वो तो इंडिया बैक्ड है, पहले भी सीज फायर कर चुके हैं। ये टीटीपी आइडियोलॉजी तो वही वाली बात है ना कि रेडिकल आइडियोलॉजी है, और उससे पहली बात वो सीज फायर करेगी, मुझे लॉजिक ये नहीं समझ में आ रहा। वो टेक्टिकल सीज फायर तो करेगी, लेकिन वो सीज फायर करेगी ही क्यों, मुझे इस तरफ ये बताइए, जब उसका ऑब्जेक्टिव ही शरिया लॉ एस्टैब्लिश करना है। अब टीटीपी का ऑब्जेक्टिव एक तो शरिया लॉ एस्टैब्लिश करना, और दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो डूरंट लाइन है उसको मिटाना। अगर डूरंट लाइन मिटती है तो इस्लामाबाद जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे होगा, क्योंकि वो जो मरगला हिल्स है वहां तक तो वो क्लेम करते हैं, मरगला हिल्स इस्लामाबाद के पड़ोस में जो है, इस्लामाबाद में अगर आप खड़े होते हैं तो मरगला हिल्स सामने नजर आती हैं, तो वहां तक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्लेम करता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप आप ये आरोप लगा रहे हैं इंडिया के हाथ होने का। यह सबसे पहली बात, जैसे हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होता है और पाकिस्तानी प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ दे देंगे। और इंडिया की कभी आदत नहीं है दूसरे के फड्डे में टांग अड़ाने की, ये हमने दुनिया को भी दिखा दिया है। और हमारी आदत सांप को दूध पिलाने की नहीं है, साफ बात है, हम क्यों पिलाएंगे सांप को दूध, ये इनके पाले हुए सांप है और इन्हीं को काट रहे हैं। और आज काटे हैं क्या? वो लाल मस्जिद पे इस्लामाबाद में हमला हुआ था, वो किसने करवाया था? और उसके बाद वो पठानकोट के वो क्या पठानकोट कह रहा हूं, जो इनका वो जो रावलपिंडी है, कौन सा वाला है, स्कूल के ऊपर अटैक में 160 बच्चे मारे गए थे, वो किसने करवाया था? वो इंडिया ने करवाया था क्या? वो इनके खुद के लोकल थे। और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं ये रोज की रोज हो रहे हैं, ये रोज सारे के सारे इंडिया। और अगर इंडिया करवा भी रहा है तो भैया तुम इतने निकम्मे, नकारा और नालायक कैसे हो गए? बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट आईएसआई एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, सारी चीजें बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिर भी तुम मर रहे हो कैसे? और बनिए इंडिया बनिए ही तो है,
और बनिए आके तुम्हारी इंडिया के वो पाकिस्तान के अंदर तूफान मचा रहे हैं और तुम्हारे पास की कुछ नहीं है। कोई तो लॉजिक होगा, लॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है और बकवास का ही ये खा रही है इस टाइम पर भैया। थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी, इट वाज अ नाइस डिस्कशन। और ये भी कि पाकिस्तान पीस टॉक्स की बात करता है उसी तालिबान से जो उसी के अपने जवान मार रहा है। आर्मी के कहने पे फजलुर रहमान किसकी पैदाइश है और कहां से अपने ऑक्सीजन लेते हैं सबको पता है। आर्मी पीस टॉक्स करवा रहा है, आर्मी टीटीपी के साथ पीस टॉक्स करवा रहा था पिछले जब बाजवा साहब थे आर्मी चीफ, और ये टीटीपी को इंडिया बैक्ड ही बोला जाता है। सही बात ये कि पाकिस्तान फंस चुका है उसी साइकिल में जो साइकिल इन्होंने इंडिया के लिए बुना था। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बढ़िया डिस्कशन, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।